इस लड़के ने तो के ड्रामा की डेफिनेशन ही बदल दी। इमेजिन करो, शादी की तैयारी चल रही है, फिर उसे पता चलता है कि फियांसे धोखा दे देता है। अब वो लड़की खुद कहती है कि अब मैं अपना हस्बैंड खुद ढूंढ लूँगी। तो वेलकम टू वुड यू मैरी मी एपिसोड 1, जहाँ हर ब्रेक से शुरू होकर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तक का सफ़र शुरू होता है। तो चलिए। मेरे एक प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइनर है। एक दिन प्रेजेंटेशन के बीच में सारे मेल जजेस उस पर कोई गंदा जोक मार देते हैं। मेरी बेवकूफ़ बनने का नाटक करती है और उससे बड़ी चालाकी से उनसे पूछती है, अच्छा इसका मतलब क्या है, ज़रा समझाइए ना। वो बार बार पूछती है, तब वो डर जाते हैं। वो लोग सीधा जवाब देने से डर जाते हैं। आखिर में जब वो उससे उल्टा जवाब डालते हैं और धमकाते हैं, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या नहीं, तो वो खुद से ही कहती है, मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराना, और वो वहाँ से खुद ही बाहर निकल जाती है। अब मेरी अपनी वेडिंग रिंग लेते हैं, पर उसका बॉयफ्रेंड उससे चिट कर रहा होता है। वो उसको मैसेज करती है, तुम्हारा काम हो गया है क्या। पर वो उसे झूठ बोलता है कि वो अभी भी मीटिंग में फंसा है। असलियत में उसकी मीटिंग कुछ और ही चल रही है। वो उनके नए रेंट वाले घर पर उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ होता है। मेरी को सभी काम खुद से ही करने पड़ रहे हैं। उसके बॉयफ्रेंड को शादी के लिए काम के लिए वक्त ही नहीं है। मुझे तो शादी ही नहीं करनी, ऐसी शिकायत वो अपनी माँ से करती है। तो उसकी माँ कहती है, अपनी मैरिज रजिस्टर करने से सभी काम हो नहीं जाते। वो कहती है अब वो अपने नए वाले घर पर है, वो अपनी माँ से वो अच्छी बीवी बनेगी, ऐसी बातें करती है। तभी उसकी पैर में कुछ चीज़ चुभ जाती है, तो वो देख लेती है, तो एक कान का झुमका होता है, पर वो उसका नहीं था। तो वो बेड पर चेक करती है, तो वहाँ से लड़की की लंबे बाल उसे दिख जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। अब मेरी और उसका बॉयफ्रेंड वो जो आमने सामने बैठे हैं, मेरी उससे सच निकालवाने की कोशिश करती है। तो वो जो तो पहले कुछ सफाई देने की कोशिश करता है, तो मेरी उससे सारे प्रूफ दिखा देती है। वो जो उससे गलत ठहराने लगता है, जैसे तुम बहुत पॉजेसिव हो। वो जो मेरे से कहता है, उसने ये सब स्ट्रेस में आकर किया है, पहले से ही परेशान हूँ और तुम भी मुझे बार बार परेशान कर रही थी। तो उस पर चिल्लाती है कि क्या मैं ही अकेली शादी कर रही हूँ क्या, मैं भी बिजी हूँ। तो वो मेरे से सॉरी कहता है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, और वो अपने आप को ही मारने लगता है। मेरी बोलती है, तुम ऐसी ही बातें करते हो, पर इस बार मैं नहीं सुनूंगी, इस बार मैं जाने नहीं दे सकती। तो वो उसे कहता है कि मेरी तुम ज़रा सोचो, हमने वेडिंग हॉल बुक किया है और तुम भी शादी से पहले डिवोर्स हो जाओगी। वो जो मेरे से कहता है, ये मेरी पहली गलती थी और मैं उससे रिलेशन ख़त्म कर चुका हूँ। तभी उसे जेनी का, जो उसकी नई गर्लफ्रेंड है, उसका मैसेज आता है। अब वो मेरी भी देख लेती है, तो वो उस डर जाता है। मेरी वजह से उसका फ़ोन मांगती है। मेरी वजह से कहती है, क्या मैंने तुम्हारा फ़ोन अभी कभी मांगा है क्या, मैंने आज नहीं देखा तो मैं पूरी लाइफ तुम पर डाउट करती रहूँगी। वो जो उसे मोबाइल नहीं देता, वो जो अपना फ़ोन पैर से तोड़ता है, वो जो मेरी को ही ब्लेम करता है, तुमने लाइन क्रॉस कर दी। मेरी कहती है, लाइन तो तुमने क्रॉस कर दी है, हमने नया अपार्टमेंट लिया है, हम शादी भी करने वाले हैं, और तुमने वहाँ पे नई लड़की लाई। तुम वर्क से भी लेट आते हो, तुम तो मेरा बर्थडे, हमारी एनिवर्सरी भूल गए हो। हमारी वेडिंग ड्रेस भी मैंने ही फिट कर दी क्योंकि तुम बिजी हो। हमारे 5 साल के रिलेशन को मुझे नहीं तोड़वाना था। मैं तो खुद से ही कहती थी ये सब इग्नोर करके तुमसे शादी करूंगी, पर अब नहीं, मैं तुम्हें कभी ना कभी डिवोर्स देने वाली थी, तो आज ही सही। और मेरी उस पर ड्रिंक फेंक कर चली जाती है। अब इधर हमारे लीडिंग मैन वूजू की एंट्री होती है, जो कि मेंग सुदांग के सीईओ का पोता है। अब्रॉड में रहकर अब वो साउथ कोरिया लौट रहा है ताकि कॉन्ग्लोमेरेट बेकरी का मार्केटिंग टीम संभाल सके, जो कि अब उसका कजिन देख रहा है। राइटर्स ने वूजू की कहानी में इंट्रोड्यूस करते वक्त उसे थोड़ा एटीट्यूड वाला दिखाया है, जो प्लेन में अपनी सीट नहीं छोड़ता ताकि कोई आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ बैठ न सके। लेकिन बाद में पता चलता है कि वूजू एक दिलदार और सॉफ्ट हार्टेड है। वो अपनी बूढ़ी सीटमेट के लिए उसके बेटे से बचा रहा था, जो फ्लाइट में अपनी मजबूर नज़दीकी का फ़ायदा उठाकर अपनी माँ से प्रॉपर्टी साइन करवाना चाहता था। अब इस ब्रेकअप की ट्रेजेडी ये है कि मेरी और वूजू की शादी पहले ही रजिस्टर हो चुकी है, जो अब उसे शादी से पहले ही डिवोर्स लेना पड़ रहा है। ये प्रोसेस पूरा होने में 3 महीने लगते हैं। अब लास्ट स्टेप ये है कि डिवोर्स का पेपर फाइल करके रजिस्टर करवाना। तलाक के बाद मेरी की किस्मत में फिर से गड़बड़ हो जाती है, जब उसे पता चलता है कि वो एक रेंटर स्कैम की शिकार हो चुकी है। वो डिपॉजिट जो उसे अपने महंगे अपार्टमेंट से निकलने के बाद मिलना था, वो अब चला गया है। अब मेरी उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, पर वो रिसीव नहीं करता। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मज़े कर रहा होता है। मेरी डिप्रेस हो जाती है। वो ये बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकती थी। मेरी स्ट्रेस में आकर ड्रिंक कर लेती है। मेरी ड्रिंक करके चल रही होती है, तभी वो अपना लीडिंग मैन, जिसका नाम भी वूजू है, वहाँ से जाता है। उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। वूजू गाड़ी से उतरकर उसे देख लेता है कि मेरी को लगा तो नहीं। वो उसे अपना फ़ोन नंबर देता है, हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। मेरी फ़ोन में देखती है कि नंबर वूजू के नाम से सेव किया है, तो उसे ड्रंक स्टेट में उसका बॉयफ्रेंड ही दिखाई देता है। मेरी उसे अपना ही बॉयफ्रेंड समझकर मारने लगती है। अब वो उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहती है। तो इस वूजू को लगता है कि अभी जो उसकी गाड़ी से टकराई थी, तो उसका सेटलमेंट मांग रही है। तो मेरी उसे उसका एक्सपीरियंस से समझकर 1 मिलियन वॉन मांगती है। तो वूजू को लगता है ये बहुत ज़्यादा है। मेरी उसके पीछे ही पड़ती है, उसकी गाड़ी में जाकर बैठती है। वूजू उसे गाड़ी से निकालता है।
तो रोते हुए वहाँ पे कैक्टस होता है, उस पर बैठ जाती है। वूजू उसे देखता है और उसे वहाँ से उठाता है। वूजू मेरी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पे उसकी दोस्त डॉक्टर होती है। उसकी दोस्त उसे पूछ लेती है कि वो कौन है, तो उसे बताता है कि यही रास्ते पे कोई वियर्ड लड़की मिली थी जो उसे उसकी कार से टकराई थी। वूजू ने एक्सरे मेरी को निकालने के लिए कहा होता है, पर वो एक्सरे निकाले बिना ही वहाँ से चली जाती है। वो वूजू देख लेता है, फिर वूजू वहाँ से उसके पीछे जाता है। अब वूजू उसे लिफ्ट देता है, पर कैक्टस के कांटे घुसने के बाद वो सीट पर उल्टा बैठती है और वो अपने बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगती है। फिर अचानक उसे उल्टा बैठने से उल्टी आने लगती है, तो वो वूजू से गाड़ी रोकने को कहती है। अब मेरी कुछ सैड बातें करती है, पर वूजू को कुछ समझ नहीं आती। वूजू मेरी को घर छोड़ देता है। कुछ वक्त पहले ही मेरी ने शादी की तैयारियों के बीच न्यू वेडेड कपल के लिए रखे गए लग्जरी होम गिव अवे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। संगू, जो ब्यूटी डिपार्टमेंट स्टोर का सीईओ है, और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बेक सांग ह्योंग है, जिन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि वहाँ के मेयर को वो घर जितवा देंगे ताकि उसका इस्तेमाल उनका नया प्रोजेक्ट पास करने के लिए किया जाए। तो वो उनका नया प्रोजेक्ट पास करने के लिए उस मेयर के नाम का कार्ड अपने शर्ट के अंदर छुपा कर ले जाता है, पर उसे वो गुम जाता है। फिर जो कार्ड उसे मिल जाता है वो मेरी का नाम का होता है, तो वो मेरी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। अब मेरी को उनका कॉल आता है कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है, पर उसे मेरी और मेरी के हस्बैंड को आईडी कार्ड के साथ उसे वहाँ पे जाना है, हस्बैंड के साथ जाना है। तो मेरी सोच लेती है और वो उसके अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, पर वो मेरी को पहले से ही ब्लॉक कर चुका है। तभी मेरे को अपने हीरो वूजू का मैसेज आता है कि तुमने एक्सरे निकाला क्या। तब वो सोच लेती है कि इसका भी नाम वूजू है, तो क्यों ना मैं इससे ही हेल्प मांग लूँ। मेरी उससे कैफ़े में बुलाती है और उसे क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे ऐसा पूछ लेती है। अब ये सीन पूरे पहले एपिसोड को एकदम बोल्ड एंडिंग देता है। अब सवाल ये है कि वूजू इसका ये ऑफर मानेगा या नहीं। कमेंट में बताना तुम्हें मेरी का बोल्ड मूव कैसा लगा। अगर तुम भी एक्साइटेड हो अगले एपिसोड के लिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।